जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर रेलवे क्रेश कोर्स 2026 का लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर साइंस के 30 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ये 30 क्वेश्चन वो है जो आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर ना सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे बल्कि उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आगामी रेलवे के किसी भी एग्जाम को यदि टारगेट कर रहे हैं तो साइंस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस सीरीज को आप जरूर से फॉलो करें। इससे पहले 15 लेक्चर हो चुका है, तो 1 से 15 लेक्चर तक यदि आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। उन लेक्चर को आप जरूर से देखें। इससे क्या होगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट होता है वो डाउट भी आपका क्लियर होगा। तो इस कंप्लीट सीरीज को आप जरूर फॉलो करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लासेस को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके और साइंस में अच्छा स्कोर कर सके और रेलवे में अपना जो है सिलेक्शन ले सके। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर। आज के क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि निम्न कौन सी परागण विधि नहीं है। तो यहाँ पर आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 17/12/2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी यहाँ पर जो विधि है, जो प्रोसेस है वो क्या है, परागण की विधि नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्या करेंगे हम लोग, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या कि परागण क्या होता है, वो किस तरीके से होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर समझेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक टॉपिक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये क्या होता है, इसका जो होता है यहाँ पर कि प्लांट में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस टॉपिक में हम लोग ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है हमारा वो क्या है, पुमंग। अब ये पुमंग क्या होता है, ये है पुरुष का नरभाग होता है। क्या होता है, पुरुष का नरभाग होता है। यह कई लंबी लंबी यहाँ पर रचनाओं से बनी होती है जिसे पुंकेसर कहते हैं। तो क्या होता है, जो पुमंग होता है यह पुरुष का नरभाग होता है जो कई लंबी रचनाओं से बनी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। अब क्या है कि प्रत्येक पुंकेसर दो भाग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, दो भाग। पहला क्या है कि लंबा भाग जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, अग्रभाग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके का संरचना होता है जिसको यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं इसको। और ये जो हमारा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर फिलामेंट कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि परागकोश में परागकण का विकास होता है। तो ये जो यहाँ पर क्या है, परागकोश है, इसी में क्या होता है, परागकण का यहाँ पर विकास होता है। तो ये था पुरुष का, यहाँ पर पुष्प का नरभाग। अब हम लोग क्या करेंगे कि पुष्प का जो मादा भाग है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। पुष्प का जो मादा भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। जायांग क्या होता है, यह पुष्प का मादा भाग होता है। यह भाग स्त्रीकेसर इकाई से मिलकर बना होता है। अब स्त्रीकेसर इकाई के कितने भाग होते हैं, जिस तरीके से वहां पर जो था क्या था, यहाँ पर पुंकेसर के कितने थे, भाग थे, दो भाग थे। उसी तरीके से यहाँ पर स्त्रीकेसर के कितने भाग है, तीन भाग है। कौन कौन से, सबसे नीचे फूले भाग को अंडाशय ओवरी कहते हैं, मध्य भाग को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, तथा अग्र भाग को क्या कहते हैं हम लोग, वर्तिकाग्र कहते हैं। तो यहाँ पर स्त्रीकेसर जो होते हैं उनके कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, जिसमें सबसे नीचे फूले भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं, मध्य भाग को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, तथा अग्र भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है कि परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। तो ये डिफिनेशन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि परागन क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि परागकोश से निकलकर परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर परागन कहते हैं। तो ये डिफिनेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परागन विधि नहीं है। परागन विधि क्या हो गया, इसका मतलब परागन विधि का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि परागकोश से निकलकर परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। तो इसमें कौन सा विधि नहीं है, पहला है अलैंगिक परागन, दूसरा है जल परागन, तीसरा है वायु परागन, चौथा है यहाँ पर स्वपरागन। तो परागन की बात करें तो वो क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्वपरागन, दूसरा होता है पर परागन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कौन सी विधि नहीं है, तो स्वपरागन तो है ही। वायु परागन का क्या मतलब हो गया कि वायु के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर परागन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जल परागन का क्या हो गया, मतलब जल परागन का मतलब हो गया कि जल के द्वारा यहाँ पर परागन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन यहाँ पर अलैंगिक परागन जो है ये क्या है, ये विधि नहीं है यहाँ पर परागन की।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर अलैंगिक परागन हो जाएगा। तो अलैंगिक परागन जो होता है वो यहाँ पर विधि नहीं है परागन की। तो परागन की जो विधि है हम लोग इसको डिस्कशन कर लिए, साथ ही साथ परागन क्या होता है इसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कशन कर लिए। अब मूव करते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर राइट स्टेटमेंट को हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। ये हमसे कहा गया है कि निलंबन जो है वो क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा कह रहा है कि निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैलाता है और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तीसरा है जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। तो ये निलंबन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है जिसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर राइट स्टेटमेंट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले निलंबन क्या होता है, उसके क्या प्रॉपर्टी होते हैं, उस चीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझने के बाद ये क्वेश्चन अपने आप आपसे सॉल्व हो जाएगा। फिर भी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट होता है निलंबन। सबसे पहले क्या होता है कि मिश्रण जो होता है उसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है यहाँ पर क्या, पहला होता है यहाँ पर विलयन, दूसरा होता है कोलाइडी और तीसरा होता है निलंबन। तो निलंबन क्या है, ये एक मिश्रण के टाइप्स है। अब इसके जो प्रॉपर्टी होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। ये भी आपको याद रखने की, निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें उपस्थित विलय कणों को खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। तो इसमें जो विलय के कण उपस्थित होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, निलंबन के विलय कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि निलंबन के कणों का आकार क्या होता है, जो इसका व्यास होता है वो होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या इससे अधिक। नेक्स्ट क्या है कि इतने बड़े कण फिल्टर पेपर के आर पार नहीं हो सकते। तो जो निलंबन के कण होते हैं वो क्या होते हैं, फिल्टर के आर पार नहीं हो सकते हैं, फिल्टर पेपर के। अगला जो हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो क्या है, निलंबन अस्थायी होते हैं। इसे थोड़ी देर स्थिर छोड़ देने पर विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। तो निलंबन क्या होता है, ये अस्थायी होता है। थोड़ी देर स्थिर छोड़ देने पर विलय के कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि निलंबन ना तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है और ना ही ब्राउनी गति को प्रदर्शित करता है। विद्युत कण का संचलन की घटना भी निलंबन में नहीं होता है। तो निलंबन जो होता है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है, ना ही ब्राउनी गति को प्रदर्शित करता है, और विद्युत कण का संचलन जो होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पर निलंबन में नहीं होता है। अब ये था कॉन्सेप्ट, निलंबन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर क्या करना है, राइट स्टेटमेंट हम लोगों को सिलेक्ट करना है। पहला है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्या है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। दूसरा क्या है कि निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैलाता है और इसके मार्ग को दृश्य बनाता है। तो ये भी क्या है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। दूसरा क्या है यहाँ पर कि जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब विलय के कण नीचे और की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, निलंबन अस्थायी होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर सही है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, यहाँ पर तीनों सही है। तो ये था हमारा निलंबन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किसी अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण प्रकाश प्रतीत होती है। तो आरआरबी ईएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया है कि क्या होता है कि जब मान लो यहाँ पर क्या है, ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर बताया गया कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, यहाँ पर प्रधान अक्ष हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंसिपल हो, यहाँ पर क्या हो गया, ध्रुव हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो कह रहा है कि जब क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण, जब प्रकाश के यहाँ पर क्या होता है, समांतर किरण आती है, तो ये क्या होता है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्या होता है, यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये क्या है कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि परावर्तित प्रकाश जो होती है वो प्रतीत होती है, तो किससे होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर। तो यहाँ पर क्या है, मुख्य फोकस पहला ऑप्शन है, और यहाँ पर क्या है, चौथा ऑप्शन भी है। अब उसके साथ क्या दे दिया है कि अपसरित, और यहाँ पर क्या है, अभिसरित। तो इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पढ़ा रखा है, मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या होता है अपसरित और क्या होता है अभिसरित। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण में मैंने आपको यहाँ पर जो डिफरेंस है वो समझाया था। उत्तल यहाँ पर क्या है कि अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी दर्पण होता है। अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब ये हो गया कि एक जगह पर क्या करता है, वो यहाँ पर केंद्रित करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या होता है, अपसारी दर्पण होता है। अपसारी का क्या मतलब हो गया, अपसारी का मतलब हो गया यहाँ पर फैलाना। यहाँ नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है कि अवतल दर्पण का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में यहाँ पर अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, आंख कान का जो डॉक्टर होते हैं वो भी किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का करते हैं।
सर्च लाइट और लेजर लाइट में भी किसका यूज होता है? अवतल दर्पण का। और परावर्तक दूरबीन जो होता है इसमें भी किसका यूज होता है? यहाँ पर अवतल दर्पण का यूज होता है। नेक्स्ट जो उत्तल दर्पण का यूज है वो हम लोग कहाँ करते हैं? वो होता है यहाँ पर रोड पर लगे परावर्तक लैंप में। साथ ही साथ यहाँ पर गाड़ी में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण का यूज किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है? यहाँ पर उत्तल दर्पण होता है। तो गाड़ी के यहाँ पर स्पष्ट दृश्य के लिए किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो ये था यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या करा? तो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। और यहाँ पर क्या है कि अपसरित है और अभिसरित है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया कि अवतल दर्पण से जो प्रकाश परावर्तित होती है वो क्या होती है? अभिसरित होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुख्य फोकस पर क्या होगी? अभिसरित होगी। तो ये था अभिसरित का क्या मतलब हो गया? यहाँ पर केंद्रित होगी। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि घर में जो हम लोग क्या करते हैं, बिजली का जो उपयोग करते हैं, यहाँ पर जो खपत होता है यहाँ पर विद्युत शक्ति, उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? तो क्या होता है यहाँ पर? किलोवाट घंटा का हम लोग उपयोग करते हैं। क्या होता है यहाँ पर? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर क्या होता है? ये एक ऊर्जा का मात्रक है। क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? ये एक ऊर्जा का मात्रक है। ये भी आपको पूछा जाता है, ऊर्जा का मात्रक है। और एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है? एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3 दशमलव क्या होता है? 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। ये भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर जब चूने के पत्थर जो होता है वो क्या होता है? बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड से अपघटन क्या होता है? तो यहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर जो है चूना का पत्थर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? CaCO3 कहते हैं। इसको जब यहाँ पर उष्मा दिया जाता है तो क्या होता है? CaO यहाँ पर जो क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना बनता है। और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनता है। यहाँ एक ही यौगिक उष्मा के प्रभाव से दो सरल पदार्थों में टूट रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभिक्रिया, इसलिए मैंने आपको लिख दिया ताकि आप अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ सको। क्या है? चूना पत्थर जो CaCO3 है, जिसमें जब हम लोग क्या करते हैं? उष्मा देते हैं तो बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब कोई यौगिक उष्मा देने पर अपघटित हो जाए तो उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग यहाँ पर? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो ये तो मैंने आपको पहले से बता रखा है कि अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। जब ए बी रहता है और उसमें क्या होता है? ए प्लस बी में टूटता है तो उसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ उष्मा का यूज करके अपघटन किया जा रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अब हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिए। अब क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो अभी हम लोगों ने देखा किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है और अपघटन में भी कैसा? उष्मीय अपघटन का यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो ये आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, जो क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो उस घटना को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? तो एक कॉन्सेप्ट होता है जब ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, द्रव गैस में परिवर्तित होता है या ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर जब ठोस द्रव में परिवर्तित होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्रव से जब ठोस में परिवर्तित होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले समझते हैं अच्छे से, फिर यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको क्या हो? समझने में आसानी हो। जब ठोस से क्या होता है? ठोस से कोई भी पदार्थ यहाँ पर द्रव में परिवर्तित होता है तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रवनांक कहते हैं या क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। या मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होता है? ठोस से एक ऐसा यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर जिसमें क्या होता है? ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रवनांक या गलनांक, या इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दूसरा क्या है कि जब द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जब द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा तो उसको हम लोग हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर द्रव रहता है जल, उसको हम लोग ठोस बर्फ में बना देते हैं तो उसको क्या किसकी वजह से होता है? ये हिमांक, फ्रीजिंग, इस घटना को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि द्रव से जब गैस में परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। तो जब द्रव से गैस में परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। और जब गैस से द्रव में परिवर्तित होता है इसका उल्टा तो इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, जिसको संघनन कहते हैं। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो आपको अच्छे से यहाँ पर पता होनी चाहिए।
तो जब क्या होता है, द्रव से गैस में बनता है तो उसको हम लोग क्वथनांक कहेंगे, और जब गैस से द्रव में बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, संघनन कहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि ठोस से बिना द्रव में परिवर्तित हुए हुए यहाँ पर क्या होता है कि जब गैस में परिवर्तित हो जाता है तो ठोस से सीधा जब गैस में परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और जब गैस से क्या होता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो ये था यहाँ पर कॉन्सेप्ट, जो ठोस से द्रव में परिवर्तित, द्रव से गैस में, फिर गैस से ठोस में किस तरीके से यहाँ पर परिवर्तन होता है, उस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा दिया। अब आशा करता हूँ कि इस टॉपिक से यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे यहाँ पर छूटेगा नहीं क्वेश्चन वो। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस क्या होता है, यहाँ पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम लोगों ने अभी क्या देखे थे, तो उसको गलनांक कहते हैं। तो उसका क्या होता है, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखने के बाद क्वेश्चन आपको अपने आप बन जाएगा यहाँ पर। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो एग्जाम में भी इस तरीके से आपसे क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। तो इस सीरीज को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, जो 17 दिसंबर में पूछा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि जब यहाँ पर अवतल दर्पण में वस्तु को यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, उस चीज को हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। फिर प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, उस चीज को भी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि दर्पण, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति कैसा होगा। तो जब वस्तु को कहां रखते हैं हम लोग, अनंत पर रखते हैं। तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति रहेगी वो कैसी रहेगी, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर बनने वाला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी, वास्तविक, उल्टा और छोटा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, उल्टा और बराबर आकार का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस और अनंत के बीच में बनता है। और प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति, यहाँ पर वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब किस प्रकार का यहाँ पर बनेगा, कहां बनेगा, और उसकी जो है प्रकृति क्या रहने वाली है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में कहां रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब वस्तु को कहां रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी यहाँ पर क्या, वास्तविक, वास्तविक और क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और क्या होगा, वस्तु के बराबर हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बराबर आकार का प्रतिबिंब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पर, एक नियत बल F 10 केजी द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। कार्यरत बल का परिमाण क्या यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो मास दिया हुआ है वस्तु का कितना दिया हुआ है, 10 केजी दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे दिया है, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दे दिया है, 2 सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद वस्तु का जो वेग है वो 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर जो आरंभिक वेग है। और जो फाइनल वेलोसिटी है, जो अंतिम वेग है वो कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर। अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड क्या करना है, कार्यरत बल जो F है उसको हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। तो F बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, F बराबर यहाँ पर m इंटू ए होता है। क्या होता है, m इंटू ए होता है। अब यहाँ पर मास तो पता है बट एक्सलेशन नहीं पता है। तो एक्सलेशन यदि हम लोग फाइंड कर ले तो इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। तो एक्सलेशन कैसे निकालेंगे, एक्सलेशन निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। यहाँ पर v का वैल्यू कितना दिया है, 10, और बराबर कितना दिया है यहाँ पर जो है v का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। उसके बाद u का वैल्यू कितना दिया है, 6 प्लस ए का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। और यहाँ पर टाइम कितना दिया है, 2 सेकंड दिया हुआ है।
तो जब 6 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा क्या निकल गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकल गया, त्वरण निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर F बराबर जो है ma है, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ है 10 और एक्सेलरेशन अभी हम लोग निकाले हैं कितना 2। तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 20 न्यूटन। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन। तो इस तरीके से यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। जो आपको दिया गया है पहले उसको सभी डाटा को क्या करना है, यहाँ पर नोट कर लेना है, लिख लेना है, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं करो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो जो डाटा दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो फॉर्मूला आपको पता है उससे रिलेटेड जो आपको यहाँ पर जैसे बल मांगा गया, तो बल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो दिया गया है और जो नहीं दिया गया है, तो जो नहीं दिया गया है उसको क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं दिया गया था तो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लिए त्वरण। उसके बाद क्या करें, त्वरण का वैल्यू पुट करने के बाद सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है। तो आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले विद्युत अपघटनी अपचयन जो होता है ये किस तरीके से होता है उसको हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि विद्युत अपघटनी में जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, विद्युत अपघटनी शोधन, ये किस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है कि यह विधि धातु को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, धातु को शुद्ध किया जाता है। जो धातु अशुद्ध रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर शुद्ध करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, धातु का निष्कर्षण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में विद्युत अपघटनी सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अशुद्ध धातु का प्लेट एनोड तथा शुद्ध धातु का प्लेट कैथोड का बनाया जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अशुद्ध धातु का प्लेट किसका बनाया जाता है, एनोड का, और शुद्ध धातु का प्लेट क्या होता है, यहाँ पर कैथोड का बनाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर रिकॉल रहे कि ये पीवाईक्यू है, आपको पता होनी चाहिए। तो क्या होता है इस विधि में विद्युत अपघटनी सेल जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसका हम लोग यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें अशुद्ध धातु का जो प्लेट होता है वो एनोड का बना होता है और जो शुद्ध धातु का प्लेट होता है वो क्या होता है, कैथोड का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, जब विद्युत धारा इस सेल में प्रवाहित किया जाता है, जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से धातु शुद्ध होता है उसको हम लोग समझते हैं। क्या होता है कि एनोड जो अशुद्ध धातु का प्लेट है से धातु के आयन घोल में चले जाते हैं। तो यहाँ पर एनोड से क्या होता है, जो अशुद्ध धातु है वो यहाँ पर धातु के आयन घोल में चले जाते हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पर ये आयन कैथोड पर आकर शुद्ध धातु के रूप में जमा हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि एनोड से अशुद्ध धातु आता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धातु शुद्ध होकर के कहां पर जमा हो जाता है, वो धातु शुद्ध होकर के यहाँ पर कैथोड पर जमा हो जाता है। अब जब धातु शुद्ध होकर के जमा हो गया तो कुछ अशुद्धियां भी रहती है। तो वो अशुद्धियां कहां पाई जाती है उसको भी हम लोग देखते हैं कि अशुद्धियां नीचे गिरकर क्या होता है, एनोड मड बना लेती है। तो ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि अशुद्धियां जो होता है जब धातु शुद्ध हो जाता है, जो अशुद्ध धातु कहां से आया था, एनोड प्लेट से आया था और शुद्ध होकर के कहां, कैथोड प्लेट पर यहाँ पर जमा हो जाता है और अशुद्धियां क्या होता है, नीचे गिर करके यहाँ पर एनोड मड का निर्माण कर लेता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, किस तरीके से यहाँ पर काम करता है हम लोगों ने समझ लिए। साथ ही साथ यहाँ पर क्या समझे, यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज किया जाता है उसमें अशुद्ध धातु का प्लेट और शुद्ध धातु का प्लेट यहाँ पर कौन से होते हैं। तो इसको भी समझिए जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है। तो ये सभी जो धातु है इसमें से यदि हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर विद्युत अपघटनी अपचयन जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है उसका यूज करके किसका निष्कर्षण किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। यहाँ पर तो सोडियम का निष्कर्षण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा यहाँ पर सोडियम का निष्कर्षण होता है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है हमारा, यहाँ पर करा है कि हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ पीएच मान क्या होता है। यहाँ पर पीएच मान क्या होता है ये हमसे पूछा गया है, आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यहाँ पर पीएच मान क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है कि इसकी मदद से अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की पहचान किया जाता है। तो अम्ल कितना प्रबल है यहाँ पर और क्षार कितना प्रबल है, इसकी पहचान की जाती है किसके द्वारा, पीएच स्केल के द्वारा। अब पीएच स्केल के द्वारा कैसे पहचान किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है और 7 से जैसे जैसे यहाँ पर क्या होगा, 0 की तरफ मूव करेगा तो अम्ल की जो है अम्लता बढ़ती जाएगी। अम्लता बढ़ने का क्या मतलब हो गया, अम्लता बढ़ने का मतलब हो गया कि अम्ल यहाँ पर प्रबल अम्ल के रूप में यहाँ पर बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 से नजदीक देखे तो दुर्बल अम्ल है और यहाँ पर 0 के पास देखे तो प्रबल अम्ल है। इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे हम लोग 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्ल की जो है यहाँ पर प्रबलता बढ़ता जाएगा। दूसरा क्या है कि जैसे जैसे 7 से हम लोग यहाँ पर 14 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्षार की जो है प्रबलता बढ़ता जाएगा।
तो जैसे यहाँ पर 7 के बाद देखें तो क्या है, दुर्बल क्षार है, और यहाँ पर 14 के नजदीक देखें तो हम लोग क्या है, प्रबल क्षार है। तो इसका मतलब हो गया कि 7 से जैसे ही हम लोग 14 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्षार की प्रबलता बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर पीएच स्केल की मदद से अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की पहचान करते हैं। अब एक चीज यहाँ पर और दिया हुआ है जो आपको समझना है, वो क्या है कि पीएच बराबर जो होता है वो कितना होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है। अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जैसे आपका हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो गया, माइनस का मतलब हो गया कि जैसे आपका हाइड्रोनियम आयन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि पीएच का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस में है। तो क्या हो जाएगा, जब हाइड्रोनियम आयन आपका बढ़ेगा तो पीएच का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ पीएच मान क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पीएच होता है वो कितना होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग, क्या होता है, माइनस लॉग यहाँ पर एच प्लस आयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हाइड्रोनियम आयन एच प्लस की बात कर रहा है, जब हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ेगा तो पीएच का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस सिंबल का यूज किया गया है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, किस तरीके से यहाँ पर पीएच स्केल में अम्ल की प्रबलता और क्षारता की क्या होता है, यहाँ पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की पहचान की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है पीएच के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लिए कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ने के साथ क्या होता है, पीएच का मान जो होता है वो घटता है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि टिंडल प्रभाव, यहाँ पर टिंडल प्रभाव में प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण क्या निर्धारित करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि टिंडल प्रभाव में प्रकीर्णित प्रकाश का जो वर्ण होता है वो क्या निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, वो किस तरीके से यहाँ पर होता है, और उसके वर्ण जो होता है यहाँ पर क्या निर्धारित करता है, तो प्रकाश का वर्ण क्या निर्धारित करता है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले समझने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले टिंडल प्रभाव क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो टिंडल इफेक्ट जो होता है, सब मैंने आपको पहले बता रखा है कि क्या होता है, जो मिश्रण होता है वो होता है 3 टाइप के। पहला होता है विलियन सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलाइडी, और तीसरा होता है निलंबन। तो ये जो टिंडल प्रभाव होता है ये क्या होता है, टिंडल प्रभाव यहाँ पर कोलाइडी विलियन में देखने को मिलता है। क्या कह रहा है कि जब कोलाइडी विलियन से प्रकाश गुजरता है तो उसमें उपस्थित सूक्ष्म कण प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देता है। इसका क्या मतलब हो गया, चारों दिशाओं में फैलाना, इसका मतलब है कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाना, यानी कि क्या होता है, प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव तो आप समझ गए। अब इसका एग्जांपल से हम लोग और अच्छे से समझते हैं कि जैसे क्या होता है कि धुएं से भरे कमरे में टॉर्च की किरण दिखाई देना। तो आपने देखा होगा कि जब धुएं से भरा कोई कमरा है तो उसमें टॉर्च की किरण जो दिखाई देती है, तो वो क्या होता है वहां पर कि प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है। तो टॉर्च की किरण है उसका जो रोशनी है वो फैल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णित हो जाना। ये किसके वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है। दूसरा क्या है कि जंगल में धूप की किरणें दिखाई देना। तो जंगल में क्या होता है, जैसे मान लो कोई वृक्ष है तो वो जंगल में क्या होता है, बहुत ही सटे सटे रहते हैं। तो किसी वृक्ष से क्या होता है, यहाँ पर जो बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है, तो उससे जो प्रकाश आता है तो उससे जो धूप की किरणें आती है तो उसका दिखाई देना किसका एग्जाम्पल है, टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है। अब इससे रिलेटेड और आपसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव जो है 1903 में यहाँ पर सिगमंड डी तथा सिडेंटॉफ ने टिंडल प्रभाव का उपयोग कर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। क्या किया था, यहाँ पर जो सिगमंड डी तथा सिडेंटॉफ है वो क्या किए थे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का निर्माण किए थे यहाँ पर 1903 ईस्वी में, जिसकी सहायता से कोलाइड के कणों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ये जो पता यहाँ पर माइक्रोस्कोप का, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यहाँ पर क्या किए थे, खोज किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, उसकी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से कोलाइड के कण जो होता है उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि टिंडल प्रभाव में प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण मुख्य रूप से प्रकीर्णित कणों के आकार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो टिंडल प्रभाव में, टिंडल प्रभाव क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या होता है कि टिंडल प्रभाव में जो प्रकाश प्रकीर्णित होता है तो उसका जो वर्ण, प्रकाश का जो वर्ण होता है मुख्य रूप से प्रकीर्णित कणों के किस पर निर्भर करता है, आकार पर यहाँ पर निर्भर करता है। तो अच्छे से हम लोग समझ लिए कि यहाँ पर टिंडल प्रभाव क्या होता है, उसका एग्जाम्पल उदाहरण के से भी हम लोग यहाँ पर समझ लिए। साथ ही साथ जो एग्जाम में पॉइंट्स आपसे पूछ सकते हैं उसको भी यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर टिंडल प्रभाव में प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण क्या निर्धारित करता है। तो अभी हम लोगों ने देखे किस पर निर्भर करता है, प्रकीर्णित कणों के साइज पर, यहाँ पर जो आकार होता है प्रकीर्णित कणों का उस पर यहाँ पर डिपेंड करता है टिंडल प्रभाव के प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि यदि एक प्रकाश की किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R जो क्या है, आपतन कोण 0 और 90 डिग्री मानते हुए n1 बटा n2 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है स्नेल का नियम, आप लोगों को पता होगा क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन करते हैं, फिर ये क्वेश्चन अपने आप आपसे सॉल्व हो जाएगा।
तो स्नेल का नियम क्या कर रहा है कि स्नेल के नियम में क्या होता है कि किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या जो साइन होता है और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो क्या होता है किसी भी माध्यम, दो माध्यम के लिए जो आपतन कोण की यहाँ पर क्या होता है साइन होता है और अपवर्तन कोण का जो साइन होता है उसका जो क्या होता है यहाँ पर अनुपात होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। यदि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो क्या होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं म्यू 1 2 का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि माध्यम दो का यहाँ पर क्या है माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि मान लीजिए कि म्यू 1 2 है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं म्यू 2 बटा म्यू 1 लिखते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि माध्यम दो का जो है अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष कितना है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर शो करते हैं। अब ये स्नेल का नियम क्या होता है हम लोग समझ लिए। अब क्वेश्चन को यहाँ पर समझने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि प्रकाश की किरण अपवर्तनांक n के माध्यम से अपवर्तनांक n2 माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दिया हुआ है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि n1 बटा n2, तो n1 और n2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो n1 बटा n2 होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर n1 बटा n2 जो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा n1 बटा n2। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा n1 n2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि अपवर्तनांक किसका n1, यहाँ पर n1 का n2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है म्यू 1 2 था लेकिन यहाँ पर क्या है कि म्यू 2 1 है, तो क्या हो जाएगा साइन आर बटा साइन आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन आई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर साइन आर बटा साइन आई, तो साइन आर बटा साइन आई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्नेल का नियम यदि आपको पता रहेगा तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विरंजक चूर्ण के विचरण में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है। तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर कि विरंजक चूर्ण जो होता है क्या होता है इसके यहाँ पर विचरण में क्लोरीन की क्या भूमिका होती है। तो क्या होता है सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके विरंजक चूर्ण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। विरंजक चूर्ण के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग इसको कहते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है CaOCl2। ये क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोला जाता है जो इसका रासायनिक नाम होता है। ये क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल 2 पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। इसका उपयोग कभी कभी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर इसका जो है कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आगे मैं और भी डिस्कस करने वाला हूँ। पहले इसका हम लोग क्या करते हैं उपयोग को देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो कपड़ों और कागज के विनंजन में करते हैं। विनंजन का क्या मतलब हो गया कि सफेदी लाने में, जब यहाँ पर कपड़े और कागज में सफेदी लाना रहता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। दूसरा जो यूज है वो क्या है जलों को कीटाणु रहित करने में, जल में जो कीटाणु रहता है उसको यहाँ पर खत्म करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए किसका यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है वो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर यूज करते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर तैयार कैसे होता है उस चीज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर क्या है कि बुझे हुए चूने यहाँ पर CaOH का हॉल 2 को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करके यहाँ पर क्या होता है विरंजक चूर्ण बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर जो होता है बुझे हुए चूने CaOH का हॉल 2 उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। उसके बाद उसमें क्या होता है क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है विरंजक चूर्ण का यहाँ पर निर्माण होता है। अब और भी जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ कि क्या है CaO, इसको पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि क्या कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कली चूना या क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है किसको CaO को, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो कैल्शियम या तो आपको CaO पूछ देगा या पूछ देगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो इसको कली चूना, क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है CaOH का हॉल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहा जाता है बुझा हुआ चूना यहाँ पर कहा जाता है। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, इसका क्या यूज है, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले। क्वेश्चन करा है कि विरंजन चूर्ण के विचरण में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है। तो क्या करा कि इसका उपयोग अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। दूसरा है यह शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का बनाती है। तीसरा क्या है इसका उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उदासीन करने के लिए किया जाता है। और चौथा क्या है यह जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि विरंजक चूर्ण जो होता है वो किस तरीके से निर्माण किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है यहाँ पर जो शुष्क बुझे हुए चूने होते हैं उसमें क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यहाँ पर कि एक तनी हुई रबर पट्टी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा
कि यहाँ पर क्या है कि तनी हुई रबर पट्टी में, तो तनी हुई रबर पट्टी में किस प्रकार की ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी यहाँ पर। यही ये क्या हो जाएगा, जब तनी हुई रबर पट्टी को छोड़ दिया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई धनुष है, तो खिंचा हुआ धनुष में किस प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर रहती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा में हो जाता है। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला भी याद रखना है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो आरबीएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लंबी कोशिका कौन सी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लंबी कोशिका हम लोग किसको कहते हैं। तो ये जो होता है क्या, तंत्रिका कोशिका, इसको हम लोग शरीर की जो होती है वो क्या है, सबसे लंबी कोशिका होती है। अब ये किस तरीके से काम करती है उसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, सबसे पहले जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर साइटोन होता है तंत्रिका कोशिका में। साइटोन के बाहर जो यहाँ पर होता है डेंड्रोन होता है। डेंड्रोन के बाद क्या होता है, डेंड्राइट्स होता है। यहाँ पर डेंड्राइट्स, यहाँ पर डेंड्राइट्स के बाद जो होता है वो क्या होता है, एक्सोन होता है। एक्सोन के बाद जो आपको यहाँ पर जो नोड ऑफ रेनबियर है, यहाँ पर जो आपको इंपोर्टेंट याद रखना है वो क्या है, सिनेप्टिक नोड याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर सूचनाओं का संचरण होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला कह रहा है कि न्यूरॉन में संवेदनाओं का ग्रहण डेंड्राइट्स के द्वारा होता है। तो ये जो डेंड्राइट्स है इसके द्वारा क्या होता है, सूचनाओं का यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। डेंड्राइट्स इन संवेदनाओं को साइटोन को भेज देता है। तो डेंड्राइट्स सूचनाओं को ग्रहण करके किसको भेज देता है, साइटोन को भेज देता है। अब साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में बदल जाता है, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है उसमें बदल जाता है। अब क्या होता है कि विद्युत आवेग साइटोन से एक्सोन में पहुंच जाता है और फिर एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। तो क्या होता है, किस प्रकार से यहाँ पर होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, उस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो सूचना होता है, वो जो संवेदना सूचनाओं का संवेदना होता है उसको कौन सा ग्रहण करता है, यहाँ पर डेंड्राइट्स ग्रहण करता है। वो किसको भेज देता है, साइटोन को। साइटोन फिर किसको शेयर करता है, यहाँ पर एक्सोन को भेज देता है। और एक्सोन के द्वारा जो होता है सिनेप्टिक नोब होते हुए ये जो होता है किसमें चले जाता है, फिर दूसरा तंत्रिका कोशिका जो होता है उसके डेंड्राइट्स में चले जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान यहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, जो इंपल्स होता है विद्युत आवेग का संचरण हमेशा एक न्यूरॉन के एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में होता है, ना कि इसके विपरीत। तो अभी हम लोगों ने देखा जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो किस तरीके से होता है, एक न्यूरॉन के एक्सोन से, यहाँ पर एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, ना कि उल्टा डेंड्राइट से एक्सोन में नहीं होता है। क्या होता है, एक एक्सोन, एक तंत्रिका कोशिका के एक्सोन से दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स में यहाँ पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, तंत्रिका कोशिका जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। इन संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। ये भी आपको याद रखने चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कौन सी है, यहाँ पर तंत्रिका कोशिका है। और तंत्रिका कोशिका किस तरीके से काम करता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब यदि तंत्रिका कोशिका से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाब के फूल का पराग यहाँ पर जो होता है परागन के माध्यम से सूर्यमुखी के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। पराग वर्तिकाग्र द्वारा अवशोषित हो जाएगा, क्यों, यहाँ पर क्योंकि आरबीजेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कि परागन क्या होता है, परागन होता है कि क्या होता है, परागन होता है जो क्या होता है यहाँ पर कि वर्तिक, यहाँ पर परागकोश से निकलकर परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। तो परागन क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक स्वपरागन होता है और दूसरा क्या होता है, परपरागन होता है। स्वपरागन में क्या होता है, स्वपरागन में होता है कि जो पुष्प का होता है नर भाग और मादा भाग क्या होता है एक ही यहाँ पर पुष्प में उपस्थित रहता है एक तो। और परपरागन का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर जो होता है परागकण का संचरण होता है एक पुष्प से दूसरे पुष्प में। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक जैसे गुलाब का फूल है तो गुलाब के फूल से गुलाब के फूल में ही यहाँ पर संचरण होगा, ना कि यहाँ पर सूर्यमुखी के या फिर दूसरे पौधे के यहाँ पर संचरण होने वाला है। तो क्या कंडीशन है, तो पर परागन जो होता है उसमें जो परागकण का संचरण होता है वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में होता है, लेकिन कंडीशन है कि दोनों पुष्प सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्यों नहीं होता है, जब सूर्यमुखी जो वर्तिकाग्र तक पहुंचा तो परागन अस्थगित क्यों हो गया। तो सबसे पहला है कि पराग गुलाब के फूल का था, दूसरा है पराग का वर्तिकाग्र से कोई संबंध नहीं है, और तीसरा है वर्तिकाग्र का परागन पराग से कोई संबंध नहीं, और चौथा है पराग सूर्यमुखी का नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, पराग सूर्यमुखी का नहीं था। पराग किसका था, गुलाब के फूल का था। तो परागन तभी संभव होगा यहाँ पर जब पराग ये वर्तिकाग्र किसके पर जाएगा, यहाँ पर गुलाब के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, ना कि सूर्यमुखी के वर्तिकाग्र पर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट इसी क्लास में डिस्कशन किया कि परागन क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पर स्वपरागन और परपरागन होता है, उस चीज को भी हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको सॉल्व कीजिए और आसानी से आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे क्या करा है, यहाँ पर समझने की बात है कि जब धातुएं तनु हाइड्रो धातुएं की बात करें तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर क्या Na क्या है, यहाँ पर धातु है जो सोडियम है। कह रहे हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl से कराते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पर बन जाएगा NaCl प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो जाएगा। तो कह रहा है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एग्जाम्पल के लिए जो यहाँ पर मैंने ले लिया है कि क्या है, सोडियम को जब HCl से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, NaCl बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो जब इस टाइप का यहाँ पर आपको क्या है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यहाँ पर कि किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डिस्कशन कर रखा है। तो ये क्या होता है, चालक की आकृति पर निर्भर करता है। चालक की आकृति पर कैसे निर्भर करता है? तो यदि मान लीजिए कि क्या है, एक क्षण चुंबक है, यहाँ पर क्या है, विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो एक यहाँ पर क्या है, इस टाइप का यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, कंडक्टर है, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का मतलब रिंग टाइप में हो गया, यहाँ पर इस टाइप का है, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो दोनों का पैटर्न क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर जो पैटर्न होगा क्या होगा, अलग होगा। तो इसीलिए क्या करा है कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, किस पर निर्भर करेगा, तो चालक की आकृति पर निर्भर करता है कि चालक की आकृति किस तरह का है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि गर्भ निरोध किस स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है? तो ये यहाँ पर स्टैटिक जीके का पूछा हुआ, उस टाइम यहाँ पर करंट अफेयर्स का शायद क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था आरआरबी जेईई के 17 तारीख के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो क्या कर रहा है, गर्भ निरोध की स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है, तो किसका हो जाएगा, प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का ये क्या है, मुख्य देखभाल है। इसको आप जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कि ऑप्शन को किस तरीके से नेग्लेक्ट करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। जैसे यहाँ पर इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम, प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और पल्स पोलियो कार्यक्रम, इसको जब देखोगे यहाँ पर गर्भ निरोध की बात करें तो आपको अपने आप पता चल जाएगा यहाँ पर प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम ही इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हो। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एथाइन का सही सूत्र है? जो एथाइन होता है उसका सही सूत्र है, आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इससे पहले भी मैंने आपको डिस्कशन कर रखा है, क्या होता है, एल्केन होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्किन का क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है, यहाँ पर CnH2n-2 होता है। तो ये होता है एल्केन, एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि इथाइन, इथाइन में हम लोग जानते हैं कितने कार्बन रहते हैं, 2 यहाँ पर कार्बन रहते हैं। तो इथाइन की बात कर रहा है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर एल्काइन जो होता है CnH2n, क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पर इथाइन की बात कर रहा है तो C2 क्या हो जाएगा, H2 × 2 - 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C2H2 यहाँ पर हो जाएगा इथाइन का सूत्र। तो क्या हो जाएगा, C2H2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखे पहले, उसके बाद क्या किया, क्वेश्चन को समझे, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कशन किए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी भी यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किसी भी बिंदु पर किस उपकरण का, किस डिवाइस का यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय दिक्सूचक। जो चुंबकीय दिक्सूचक होता है उसका उपयोग क्या किया जाता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है उसको बताने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। अब विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक यहाँ पर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत जनित जो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और परिनालिका तो आपको पता ही होगा कि वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि कक्ष तापमान जो रूम टेम्परेचर होता है पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सबसे कम प्रतिरोध होता है? तो आरआरबी जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध एक किसी भी यहाँ पर कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस विद्युत धारा के प्रवाहित होने का क्या करता है, प्रतिरोध विरोध करता है यहाँ पर। तो क्या होता है कि प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह होने का विरोध करता है। तो यहाँ पर कम प्रतिरोध का क्या मतलब हो गया कि विद्युत धारा अधिक प्रभावित होगी। और किसी पदार्थ का यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध यहाँ पर मान लीजिए किसी कंडक्टर का अधिक है तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो विद्युत धारा के प्रवाह का अधिक विरोध करेगी। तो उसमें करंट क्या होगा,
कम फ्लो करेगा, विद्युत धारा कम फ्लो करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि कम प्रतिरोध है, इसका मतलब है कि विद्युत धारा उसमें अधिक प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा सबसे अधिक किसमें प्रवाहित होती है, तो कॉपर जो तांबा होता है उसमें विद्युत धारा सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो कॉपर है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है। यहाँ पर जो विशिष्ट नहीं है यहाँ पर कौन सा परिवर्तन है, तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पर क्या है कि जो किशोरावस्था यहाँ पर जो होता है उसमें किशोरावस्था में जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में यहाँ पर जो है पुरुष या स्त्री जाते हैं तो वो पुरुष या स्त्री में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उस चीज को हम लोग यहाँ पर पहले डिस्कशन करते हैं, फिर क्या करेंगे इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, जो शरीर में परिवर्तन होता है किशोरावस्था के दौरान, वो कौन कौन से है। तो सबसे पहला क्या है कि शरीर की लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं क्या होता है जब किशोरावस्था में बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि शरीर की लंबाई और वजन में क्या होता है तेजी से वृद्धि होने लगता है। यदि लड़के हैं तो लड़कों में क्या होता है कि लड़कों में मूंछ दाढ़ी आना या आवाज भारी होना ये होने लगता है। जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो मूंछ दाढ़ी आने लगता है और आवाज भारी होने लगता है। लड़कियों में बात करें तो लड़कियों में क्या होता है यहाँ पर कि लड़कियों में स्तनों का विकास और मासिक धर्म की शुरुआत होने लगती है यहाँ पर। और नेक्स्ट जो है वो क्या है कि बगल और जननांगों के पास बाल उगने लगते हैं। जो हमारा बगल और जननांग होता है उसके पास क्या होता है यहाँ पर बाल उगने लगता है। अगला जो है पसीना और तेलीय त्वचा बढ़ने लगता है। ये जब क्या होता है जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो पसीना और तेलीय त्वचा क्या होता है बढ़ने लगता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि प्रजनन अंगों का विकास भी होने लगता है। किसमें यहाँ पर किशोरावस्था में प्रजनन अंगों का विकास होने लगता है। तो ये था कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है किशोरावस्था के दौरान तो वो कौन कौन से है। अब ये हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या करा कि किशोरावस्था में परिवर्तन के लिए विशिष्ट नहीं है, कौन से परिवर्तन यहाँ पर नहीं होते। तो पहला पैरों और बाहों पर विरल बाल, दूसरा है काखों जिसको हम लोग कहते हैं बंगलों में घने बाल, तीसरा है ऊंचाई में वृद्धि, चौथा स्तनों के आकार में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पैरों और बाहों पर विरल बाल। ये क्या होता है ये जेनेटिक प्रॉब्लम यहाँ पर है, क्या है जेनेटिक है, किसी किसी को होता है किसी किसी को नहीं भी होता है। ये परिवर्तन सही नहीं है जो किशोरावस्था के दौरान होता है। बाकी परिवर्तन है जैसे यहाँ पर बंगलों या काखों में घने बाल, ये अभी हम लोगों ने देखा जो क्या होता है किशोरावस्था के दौरान होता है। ऊंचाई में वृद्धि जो हम लोगों ने देखा कि लंबाई में वृद्धि और वजन में भी वृद्धि होने लगता है, ये किसके दौरान किशोरावस्था के दौरान होता है। और तीसरा है कि लड़कियों में क्या होता है स्तनों का विकास होने लगता है। तो ये भी क्या है किशोरावस्था की पहचान है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है। तो आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये मैंने आपको पहले भी डिस्कशन कर रखा है कि क्या होता है जब पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं पुनर्जनन कहते हैं। क्या होता है पुनर्जनन कहते हैं जब अपने ही यहाँ पर क्या होता है शरीर से अंगों से नए जीव को जो जन्म दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पुनर्जनन होता है। पुनर्जनन किस किस जीव में होता है इसको आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कि लिस्मेनिया, लिस्मेनिया में डैश क्या होता है लिस्मेनिया डैश द्वारा प्रजनन करता है। तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है अलैंगिक प्रजनन द्वारा जो है किस किस जीव में यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो उसके कितने टाइप्स है और उस टाइप का यूज किस जीव में किया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले से बता रखा है और जब मैंने आपको डिस्कशन किया था अभी भी मैं आपको जब ये डिस्कशन कर रहा हूँ तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हर शिफ्ट में ये इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। रेलवे का ये फेवरेट टॉपिक है जो यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक को आप मैंने इसीलिए क्या किया है यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में एक पेज में आपको यहाँ पर जीव के नाम और उसमें होने वाली अलैंगिक प्रजनन की विधि को लिख दिया है ताकि आपको समझने में और याद करने में क्या हो आसानी हो और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। तो ये जो है अलैंगिक प्रजनन की विधियां जो है सबसे पहले हम लोग विखंडन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विखंडन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है द्विविखंडन एक होता है बहुविखंडन। अब द्विविखंडन द्वारा कौन से जीव है जिसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। तो पहला है जीवाणु जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरा अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मेनिया। इसमें क्या होता है द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। अब बहुविखंडन द्वारा किसमें होता है प्लाज्मोडियम में होता है। अब है खंडन, खंडन द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो किसमें होता है स्पाइरोगारा में होता है। फिर है मुकुलन, मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो किसमें होता है हाइड्रा ईस्ट में, ईस्ट को ही हम लोग खमीर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट है हमारा बीजाणु जनन, बीजाणु जनन द्वारा किसमें होता है जीवाणु, शैवाल, कवक में किसके द्वारा होता है बीजाणु जनन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। अब नेक्स्ट है पुनर्जनन, पुनर्जनन के द्वारा किसमें होता है हाइड्रा प्लेनेरिया में क्या होता है पुनर्जनन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कायिक जनन, कायिक जनन के द्वारा किसमें होता है केवल पौधों में होता है। जैसे क्या हो गया आलू, प्याज, केला, लहसुन, गुलाब और जलकुंभी में क्या होता है यहाँ पर कायिक जनन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है।
नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, ऊतक संवर्धन, जो टिश्यू कल्चर होता है, इसमें इसके द्वारा किसमें प्रजनन होता है, गुलदावरी, शतावरी और आर्किड के पौधे में क्या होता है, ऊतक संवर्धन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ये था इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं कि अलैंगिक प्रजनन की जो विधियां हैं और कौन कौन से जीव में कौन सी विधियां यूज किया जाता है, तो ये भी कौन से जीव में कौन सी विधियां द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको वीवीआई मार्क कर दे रहा हूँ, जो हर शिफ्ट में, रेलवे के हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। अब मूव करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिस्मेनिया डैश द्वारा प्रजनन करता है। तो अभी हम लोगों ने देखे किसके द्वारा करता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, जब डैश दाब हो तो ठोस CO2 सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब दाब का वैल्यू क्या होगा, जब क्या होता है, ठोस क्या होता है, CO2 सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है कि जो वायुमंडल हमारे ऊपर हमेशा एक क्या होता है, वायु दाब लगाते रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि हवाई जहाज में जो होता है वो फाउंटेन पर क्या करता है, यहाँ पर स्याही छोड़ देता है। स्याही क्यों छोड़ देता है, क्योंकि ऊपर जाने पर क्या होता है, वायु दाब धीरे धीरे घट जाता है, और जब वायु दाब घट जाता है तो उसके वजह से इंक जो होता है, वो स्याही वाली पेन का स्याही क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। साथ ही साथ ऊंचाई पर जो उड़ा जाता है हवाई जहाज में, तो वो जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जो जिसको बीपी हाई रहता है, उसको ना ऊंचाई पर ना जाने की सलाह दी जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है। तो ये क्या होता है, एग्जाम्पल है जो आपको पता होनी चाहिए। और वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए। क्या होता है वायुमंडलीय दाब, जो वायु हमारे ऊपर जो दबाव लगाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब जो होता है उस पर क्या होता है कि ठोस CO2 क्या होता है, सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। क्या करा है, युवावस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। तो आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन यहाँ पर क्या है कि लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। तो युवा अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि शारीरिक जो होता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत देता है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि अलग तरह से व्यवहार करना, दूसरा है नए बालों में वृद्धि का पैटर्न, तीसरा है ऊंचाई में वृद्धि, और चौथा यहाँ पर भाव दशा में परिवर्तन। तो ये सभी क्या होता है यहाँ पर, जो किशोरावस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करें, लैंगिक परिपक्वता। लैंगिक परिपक्वता का मतलब क्या हो गया, लैंगिक जो होता है, जिस तरीके से यहाँ पर होता है, जो लैंगिक रोग होता है वो क्या होता है, एक मतलब पिता से क्या होता है यहाँ पर, या माता से ट्रांसफर होता है बच्चों में, तो उसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक परिपक्वता। उसी का यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है कि नए बालों में वृद्धि का पैटर्न जो है वो क्या है, यहाँ पर नए बालों में वृद्धि का पैटर्न वो किसके द्वारा होता है, लैंगिक परिपक्वता के कारण होता है। इसीलिए कभी आपने देखा होगा कि जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, जब किसी का क्या होता है यहाँ पर हेयर लॉस रहता है, तो उसके यहाँ पर फादर में है, तो यहाँ पर बच्चों में भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये किसके कारण, लैंगिक परिपक्वता के कारण। किसी आपने देखा होगा कि किसी के फादर को यदि बाल जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर, वृद्धि का पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, नहीं हम लोग बोलते हैं उसको क्या होता है, वो जो होता है बाल यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो क्या होता है उसके बच्चों में भी क्या होता है, बाल टेढ़ा मेढ़ा देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, लैंगिक प्रजनन यहाँ पर परिपक्वता का संकेत देता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग, यहाँ पर दिखाया गया है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। ये मैंने आपको डिस्कशन पहले भी कर रखा है, तो आप इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का उत्पादन बनता है। तो आरबीजेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने इसी क्लास में आपको बताया कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखे तो सिंपल है कि आप क्या कीजिए, आप सिंपल समीकरण बनाइए, जो भी यहाँ पर अभिक्रिया बताया गया है उस स्टेप को फॉलो कीजिए और आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। जैसे क्या करें, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या हो गया, के आई हो गया यहाँ पर। तो के आई की अभिक्रिया का जलीय विलयन था लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का क्या मतलब हो गया, लेड नाइट्रेट का मतलब हो गया PbNO3। यहाँ पर क्या हो गया, PbNO3 यहाँ पर। अब इसकी अभिक्रिया जब कराया जाता है तो क्या बनता है यहाँ पर, तो किस प्रकार की अभिक्रिया बनेगा, तो पीबी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इस तरीके की अभिक्रिया कराया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा पीबीआई, क्या हो जाएगा पीबीआई, और क्या हो जाएगा पीबीआई बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, प्लस KNO3, क्या हो जाएगा यहाँ पर KNO3 बनेगा। यहाँ पर संतुलित समीकरण आप कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिंपल आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस करना है कि क्वेश्चन को समझने पर। आपको यहाँ पर संतुलित आप खुद से भी कर सकते हैं, मैंने संतुलित करने के लिए आपको बताया भी है।
तो यहाँ पर समझना है कि Ki प्लस PbNO3 होता है, तो क्या होता है यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया में Pbi प्लस KNO3 होता है। तो इसमें कह रहा है कि जब जलीय लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का यहाँ पर उत्पाद बनता है, तो Pbi प्लस KNO3 उत्पाद बनता है। अब एग्जाम्पल में क्या लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट तो है ना, लेड क्लोराइड तो लेड क्लोराइड तो होगा नहीं। यहाँ पर आयोडाइड की बात करें, सोडियम नाइट्रेट तो सोडियम नाइट्रेट तो सोडियम तो है ही नहीं, क्या बनेगा यहाँ पर लेड आयोडाइड, क्या बनेगा Pbi बनेगा, और वो किस रूप में, अवक्षेप के रूप में यहाँ पर बनेगा। ये भी आपको पता होनी चाहिए, किस रूप में, अवक्षेप के रूप में यहाँ पर बनेगा, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा किस तरीके से जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले यहाँ पर अभिक्रिया वाले, तो अभिक्रिया वाले नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, फिर जाकर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो होता है सामान्यतः एक प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होता है, इसलिए यह अधिकतर धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है, बल्कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO और NO2 इत्यादि यहाँ पर बनते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो सामान्यतः होता है नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है, इसीलिए ये क्या करता है, धातुओं के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल करके ये क्या निकालता है, यहाँ पर जो क्या बनाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जैसे NO और NO2 हो गया। तो इस टाइप के यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है कि लेकिन एक महत्वपूर्ण अपवाद है, जब अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्या है कि अपवाद है, कौन से, यहाँ पर मैग्नीज और यहाँ पर मैग्नीशियम एक अपवाद है, जो क्या होता है कि जब अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो अब ये क्यों अपवाद है, इसमें क्या होता है जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, उस चीज के बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। नेक्स्ट जो कह रहा है, क्योंकि अत्यधिक तनु अवस्था में HNO3 का ऑक्सीकारक गुण कमजोर हो जाता है, इसलिए Mg और Mn जैसी अधिक क्रियाशील धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। जैसे एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे MgHNO3 अत्यधिक तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो MgNO3 का Hal2 और हाइड्रोजन गैस निकलता है। दूसरा क्या है, Mn प्लस HNO3 जब अत्यधिक तनु अम्ल होता है तो उसमें क्या होता है, Mn प्लस HNO3, यहाँ पर MnHNO3 का Hal2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निष्कासित होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं अगेन आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो, तो यहाँ पर मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जब एग्जाम में कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपसे छूटे नहीं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो होता है वो क्या होता है, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होता है, इसीलिए यह क्या करता है, यहाँ पर जो धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। जब हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है तब फिर क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे NO NO2 यहाँ पर क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है, कौन कौन से अपवाद है, एक मैग्नीज है और दूसरा मैग्नीशियम है। अब ये अपवाद के साथ क्यों अभिक्रिया करते हैं, जबकि मैंने तो आपको पहले ही बता रखा है कि ये क्या होता है कि धातु के साथ अभिक्रिया नहीं, मतलब अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज में कि फिर क्या होता है यहाँ पर कि इससे अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो इसके लिए बताया गया कि क्या होता है कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो अत्यधिक जब तनु रहता है, तो जब बहुत ज्यादा तनु रहता है तो वो क्या होता है कि ऑक्सीकारक गुण अपना क्या करता है, उसका ऑक्सीकारक गुण जो होता है वो कमजोर हो जाता है, और जब ऑक्सीकारक गुण कमजोर हो जाता है तो जो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, जैसे क्या हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम आप क्या होता है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी बताया था कि मैग्नीशियम क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो मैग्नीशियम जैसे अत्यधिक क्रियाशील धातु जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निष्कासित होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट समझे, साथ ही साथ क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कशन किए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, जो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक विलियन में 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण है, विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलियन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इससे पहले क्लास जो क्लास नंबर 15 था उसमें मैंने इससे रिलेटेड
कई सारे इस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूला आपको बताए थे कि विलियन का जो होता है विलेयता कैसे निकालते हैं, विलियन की सांद्रता हम लोग कैसे निकालते हैं, विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने आपको पिछले क्लास नंबर 15 में डिस्कशन कर रखा है। यदि आपने उस क्लासेस को नहीं देखा है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके मिस हो सकते हैं, तो उस क्लासेस को आप जरूर देखें। यहाँ पर अगेन मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि विलियन का जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है वो क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान गुना 100। ये क्या होता है, विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत होता है, जो हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। अब क्या करना है कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो पहले जो जो दिया हुआ है उस डाटा को हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है विलेय। क्या दिया हुआ है, विलेय। विलेय कितना दिया हुआ है, विलेय दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 25 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 25 ग्राम दिया हुआ है। दूसरा जो दिया हुआ है वो है विलायक, जो जल के रूप में है, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है यहाँ पर आपको 250 ग्राम। कितना दिया है, 250 ग्राम यहाँ पर विलायक दिया हुआ है, जो है विलायक। अब जो विलियन होता है वो क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो विलियन कितना हो जाएगा, विलियन हो जाएगा आपका कितना, 25 प्लस 250। कितना हो जाएगा, 25 प्लस 250। तो टोटल कितना हो जाएगा, 275 ग्राम हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखें कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है, 25 बट्टा विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान कितना है, 275 गुना कितना हो जाता है, 100। तो ये हमारा क्या निकल जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। जब इसको आप यहाँ पर काटोगे तो क्या निकल जाएगा, 9.09 यहाँ पर प्रतिशत के रूप में निकल जाएगा। तो ये 9.09 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर क्या निकला है, द्रव्यमान प्रतिशत निकला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9.09 यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, जो यहाँ पर क्या निकला है, हमारा करेक्ट आंसर निकला है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। जब आपके सामने न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको इससे पहले क्लास में भी डिस्कशन कर रखा है डिटेल में। यहाँ भी मैंने आपको रिपीट कर दिया है, तो आपको अच्छे से पता होगा। दूसरा, जो आपको जो डाटा दिया गया है उस डाटा को आप अच्छे से यहाँ पर क्या करें, लिख ले, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो, और उस फॉर्मूला का यूज करके आप सिंपल आंसर निकाल सकते हो। तो ये था हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर जो हम लोगों ने डिस्कशन किए। यहाँ पर लेक्चर नंबर कितना था, हमारा 16 था, जिसमें हम लोग साइंस के 30 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन किए। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और यदि आपने अभी तक 1 से 15 तक की क्लासेस को नहीं देखा है तो उस क्लासेस को जरूर देखें। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वरना मिस हो सकते हैं, जो आपको एग्जाम में क्या हो सकते हैं कि रिपीट होगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप क्लासेस को कंटिन्यू जरूर वॉच करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।